राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों के बंटवारे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम धर्म और जय था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन छोटे भाई की शादी होने के बाद जो छोटी बहू घर में आई तो उसकी परिवार के साथ नहीं निभ सकी और उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए और आज उनका बंटवारा होना था। इसलिए गांव के मध्य में जो पंचायती चबूतरा था उस पर गांव के नामी गिरामी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि आज उनका बंटवारा करना था। उधर जय जो था वह बहुत खुश था, धर्म बहुत दुखी था। धर्म अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति की ऐसी दशा देखकर धर्म की पत्नी लीला उसे समझा रही थी, देखो आप इतना दुखी मत हो, जैसा भी होगा ठीक ही होगा। वहीं दूसरी ओर जय अपनी पत्नी लाडो के साथ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। लाडो उसे समझाते हुए कह रही थी, देखिए जी, हिसाब पूरा बराबर कीजिएगा, एक पाई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जय अपनी पत्नी से कह रहा था, ठीक है भाग्यवान, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अभी अभी जय की शादी हुई थी, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। धर्म जय का बड़ा भाई था, अपना सगा भाई। दोनों एक ही माँ के बेटे थे। पिता को मरे तो जमाना गुजर चुका था और जय जब 12 साल का था तब उसकी माता ने भी उसे धर्म और लीलावती को सौंपकर चल बसी थी। तब से धर्म और लाली ने ही उसे माँ बाप की तरह पाला था। धर्म की अपनी भी 2 संतानें थीं, एक लड़का जिसका नाम चंपक था और एक लड़की जिसका नाम चमेली था। लड़का 7 साल का था और लड़की 5 साल की थी। गांव में शिक्षा की काफी कमी थी और गरीबी कर्ज ने अलग से मार रखा था। जय को पढ़ाने की इतनी इच्छा नहीं थी, सो उसने भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। लेकिन जय अपने भाई धर्म के साथ खेतों पर दिल लगाकर मेहनत किया करता था। छोटा सा मिट्टी और खपेड़ों से बना हुआ 2 कमरों वाला घर था। घर के बाहर ही एक छोटा सा दल्लान था जिसमें रात में गाय और बैलों को बांधा जाता था। धर्मा के पास 2 बैल और एक गाय थी। धर्म अपने इन जानवरों से बहुत प्रेम करता था। शायद कोई ऐसी संध्या ना हो जिस रोज वह अपने हाथों से उन्हें रोटी ना खिलाता हो। उसके बच्चे भी कभी कभी अपनी माँ से छुपाकर 1-2 रोटी ज्यादा ही उन्हें खिला दिया करते थे। धर्मा कहता, यह मेरे पशु नहीं, मेरे हर दर्द, हर मेहनत और गरीबी में मेरा साथ देने वाले मेरे अपने हैं। यह कहते हुए उनके माथे को जो हाथ से सहलाता और तेल उनके सींगों पर लगाता था। देखने में दोनों बैल हट्टे कट्टे, लंबी कदकाठी में मजबूत और मेहनती थे। एक सफेद रंग का था और एक लाल रंग का था, जिसे सब लाली कहा करते थे। एक सफेद काली रंग का था जिसे सब लोग काली कहते थे। लाल रंग वाले बैल को लाली और काले रंग वाली बैल को काली। गाय को भी सब प्यार से माता कहा करते। दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम, सेवा और मेहनत को देखकर पशु भी बहुत खुश थे। दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत ज्यादा था। माता कहती थी, जो गौ माता थी, कहती थी कि हमारे मालिक कितने अच्छे हैं। तब बैल कहते थे कि आप सही कह रही हैं, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरा पुराना बैल कहता है कि मेरा पुराना मालिक तो मुझे बहुत मारता था, मगर जब से मैं इनके पास आया हूँ आज तक एक तिनका भी इन्होंने मुझे नहीं मारा। अपने सींगों को हिलाते हुए लाली बैल बोल रहा था। सच कहते हो भाई, चारा भी पेट भर भर के खिलाता है और उस पर से शाम को वो गरम ताजी रोटियां उन बच्चों के हाथ से बहुत अच्छा लगता है, जैसे यही स्वर्ग हो।
आपस में तीनों जो पशु बातें कर रहे थे। सच कहा काली, ऐसे ही प्रेम और समर्पण वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को कहते हैं कि स्वर्ग में रह रहे हैं। कहते हुए दोनों बैल और गाय चारा खाने लगे। धर्म और जय दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और ऐसे प्रेम पर ईश्वर भी प्रसन्न रहा करते हैं। इसलिए ही इन दोनों भाइयों के प्रेम और एकता के लिए किए गए मेहनत सदा सफल होती रहती थी। खेती में अच्छा खासा अनाज उन्हें पैदा होता था और अनाज बेचकर वे अपनी जो गृहस्थी चलाते थे। अनाज बेचकर उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाया करती थी। बड़े ही मजे से इन दोनों भाइयों की खेती और गृहस्थी चल रही थी। घर के पशु भी मजे में जीवन यापन कर रहे थे। मगर शायद बाहरों के मौसम के खत्म होने का समय आ चुका था। भला कब तक यूं ही आशियाने रोशन रहते। उन्हें अंधेरा करने में अब अंधेरा आ चुका था। दुख के बादल अब धर्म और जय के जीवन पर मंडरा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह दुख धर्मा और जय के जीवन में एक खुशी बनकर आई थी और गम दर्द बनकर काले बादलों की तरह उनके जीवन पर छाती चली गई। कहते हैं सुख या दुख स्वयं चलकर नहीं आते, बल्कि किसी ना किसी के कंधे का सहारा किसी ना किसी के जरिए ही आते हैं। और इनके जीवन में यह दुख आया था लाडो के रूप में। लाडो का रिश्ता धर्मा और लाली नहीं पक्का किया था। एक दूर की चाची ने जय का रिश्ता कराया था। लड़की जय को भी काफी पसंद थी और लाडो हैसियत में भी जय से कहीं बढ़कर थी। उसके पिता के दूसरे गांव में बड़ी सी राशन की दुकान थी, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लाडो के साथ उसके दो भाई भी थे, मगर छोटे थे दोनों, इसलिए एक पुत्री होने से लाडो के पिता ने इस विवाह में उम्मीद से ज्यादा उपहार दिए थे। कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ और कुछ नगद भी मिला था। पूरे गांव में शोर मच गया था कि जय का रिश्ता बड़े ऊंचे घराने में हुआ है। इस बात पर जय और धर्मा को भी गर्व था। लोग कहते थे कि एक बात है भाई धर्मा, भैया ने जय का रिश्ता बड़े ऊंचे घराने में किया है। श्याम कहने लगा, हाँ भाई, देखे नहीं क्या कितना कुछ दिया है लड़की वालों ने। जो जगत ने जवाब दिया, मगर बड़े घर की बेटी है, अपने नखरों से सबका जीना मुश्किल कर देगी, देख लेना। चिलम आगे बढ़ाते हुए शंकर भी कहने लगा, मगर बड़े घर की बेटी का जो है नखरे बड़े ही होते हैं। तब राजू काका ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, बड़े घर की बेटियों में भी शालीनता होती है। कोई शालीनता वालीनता नहीं होती काका, देख लेना, आते ही घर बांट देगी। चिलम का कस खींचते हुए शामू बोला। ऐसे ही गांव वालों की बातें चलती रहती थी। चिलम का धुआं उठाते रहते थे, क्योंकि लोग एक साथ बैठते थे और तरह तरह की बातें करने लगते थे। अब वह दिन भी आ गया था जब लाडो विदा होकर आ चुकी थी। गाड़ी में जय और लाडो बैठे हुए थे। लाडो के बगल में उसका एक भाई रघु और जो जय के बगल में उसके भतीजे और भतीजी बैठे हुए थे। गाड़ी द्वार पर आकर रुक गई। लीला दौड़कर आरती की थाल उठाकर लाई। गांव की ओर से और भी औरतें आ चुकी थीं। गांव के बच्चे पैसे व चॉकलेट लूटने के लिए जमा हो गए थे। जय और लाडो की आरती उतारी गई और उसका घर प्रवेश कराया गया। मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हुई। सभी खुश थे। लीला और धर्मा तो कुछ ज्यादा ही खुश थे, मगर उन सब से ज्यादा खुश तो चंपा और चमेली थे कि दोनों को अपनी चाची को, नई चाची जो उन्हें मिल गई थी, दोनों अपनी चाची को पकड़ते बोले, यह मेरी चाची है। चमेली बोली, नहीं, यह मेरी चाची है। बोलते हुए चमेली लाडो के बगल में बैठ गई और उसके एक तरफ रघु बैठा था, जो कि उसका छोटा भाई था लाडो का। बच्चे लगातार बोले जा रहे थे, मेरी चाची है, वह कहता मेरी चाची है। लाडो के हिलाते हुए रघु बोला, नहीं, यह मेरी दीदी है। बोलते बोलते चंपक और रघु में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे।
चंपक गुस्से में उठा और रघु को मार दिया। रघु जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। यह देख लाडो ने रघु को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में बैठा लिया। अब क्या था, चंपक भी रोने लगा कि मैं भी नई चाची की गोद में बैठूंगा। वह जिद कर रहा था। वह लाडो की गोद में बैठना चाहता था क्योंकि बच्चा था और नई नई चाची आई थी उसकी। और वह उठकर लाडो की गोद में बैठने लगा। तभी लाडो ने उसे जो धक्का दे दिया, वह बच्चा बेचारा नीचे की ओर गिर पड़ा। उसके माथे पर चोट आई। वह रोता चिल्लाता लाडो को मारने के लिए दौड़ा। लाडो ने उसका हाथ पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ और जमा दिए और दूसरी ओर धकेल दिया। और रघु को जो है कुछ करने लगी। चंपक की आवाज़ सुनकर लीला भी दौड़ते हुए अंदर आई और चंपा चमेली को पकड़े उन पर ही गुस्सा उतारते हुए जो 4-4 थप्पड़ और जमा दिए। चंपक और ज़्यादा रोने लगा कि उसकी माँ ने भी उसे मारा। बच्चे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। यह सब देखकर वहीं बैठी हुई महुआ चाची बोली, अरे लीला, बच्चों को क्यों मारती हो? कहते हुए चाची ने चंपक को लीला से छुड़ाया और अपने पास खींचकर पुचकारने लगी और कहने लगी, क्यों रे, पागल हो गई है लीला? एक तो बहुरिया ने इसे इतना मारा और अब तू भी मार रही है। बोलते हुए लाडो की तरफ वह चाची घूमी और बोली, चाहती तो क्या है, यह दोनों को गोद में न ले लेती? रहने दो चाची, ये बच्चे कम शरारती नहीं है, लीला बोली। यह सुनकर लाडो गुस्से में भर गई और इतना कहने लगी चाची से कि इतनी दया आ रही थी तो खुद ले लेती गोद में। तुम्हें दिखाई नहीं दिया इसने कैसे बेरहमी से मेरे भाई को मारा? चिल्लाते हुए लाडो कहने लगी, बस कर, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि तेरे मुंह से में जो इतनी जवान आ गई। कहते हुए वह घर की बाहर की ओर निकली और कहने लगी, देख लेना बहुरिया, बड़ी खतरनाक है। आते ही इस नागिन ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। धनिया चाची बोलते हुए बाहर की ओर निकल गई। लीला, बचकर रहना, यही है पैसे का घमंड, देखना कहीं तुम्हारे घर की खुशियों को न डस ले। कहते हुए और औरतें भी आगे की ओर चली गईं। बस करो, बस करो, खुद तो नागिन हो और दूसरे को डंक मारने की बात कहती हो। गुस्से में भरती हुई नई नवेली लाडो बोली। सभी मेहमान चल पड़े। लीला दबे स्वर में बोली, बस कर बहुरिया, और अब कितना बोलेगी? चंपक की गलती थी, मैंने उसे मार दिया, कुछ खा ले, भूखी होगी। कहते हुए लीला ने खाने की थाली लाडो की तरफ बढ़ाई। बस करो दीदी, अब मिजाज यूं ही खराब हो गया है। कहते हुए लाडो उठी और अपने पलंग पर चली गई। फिर लीला अपने हाथों से रघु को खाना खिलाने लगी। फिर पीछे से चंपक और चमेली भी आ गए। अम्मा, हमें भी खिलाओ, अम्मा हमें भी खिलाओ ना खाना। फिर लीला तीनों बच्चों को एक साथ अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। देखते ही देखते रघु और चंपा चमेली जो एक साथ घुल मिल गए, फिर एक साथ खेलने लगे। तीनों जानवर, लाली, काली और माता भी बहुत खुश थीं क्योंकि उनकी भी मस्तियां चल रही थी। वह भी पूरी तरह से इस भोज में डूबे हुए थे। नांद में मुंह लगाते हुए लाली बोला, क्यों काली, आजकल तो दिन भर मालिक के घर पर काफी चहल पहल लगी रहती है। लगेगी क्यों नहीं, छोटे मालिक की शादी जो हुई है, देखा नहीं कितनी सुंदर लग रही थी बहुरिया। काली बैल बोला, हाँ हाँ, इसलिए तो हमें भी रोज पूरी पुलाव सब्जी खाने को मिल रहे हैं। खाते खाते गऊ माता भी बोली, खा लो भाई खा लो, जितना आराम फरमाना है फरमा लो, फिर तो 10 रोज के बाद से खेतों में जाना है, हल चलाना है। हाँ हाँ हाँ, गऊ माता, हंस लो, हमें तो जाना है खेतों में। मालिक हमें इतना प्यार जो करते हैं, बदले में हम उनकी कुछ सेवा करते हैं तो क्या हो गया? और अपनी नाद में मुंह मारने लगे। लाली कहने लगा, मालिक भी तो हमारी कितनी सेवा करता है, इसलिए हमें भी तो उनकी सेवा का मेवा देना चाहिए। हाँ, कुछ भी कहो भाई, मगर चांदी तो इस माता की है। लाली बैल कहने लगा,
दिन भर हम खेतों में जुटे रहते हैं, तब यह बड़े मज़े से खेतों में हरी हरी घास चरती है। मज़े तो ठाठ हैं इनकी इन्हीं महारानी के, हंसते हुए काली बैल भी कहने लगा। अपनी तारीफ सुनकर माता गऊ माता मुस्कुराने लगी। मौसम ने करवट ली, अरमानों और सपनों का गला घुटने का समय आ गया। हालात अब बेहतर नहीं थे। जय के विवाह को अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए थे। लाडो को अपने पिता के धन दौलत का बड़ा घमंड हो चुका था। रोज किसी न किसी बहाने वह लीला से लड़ जाती, मगर वह पगली लीला सीधी सादी कुछ न कहती। मगर रोज रोज धर्मा उसके सामने अपनी पत्नी की सहनशीलता की परीक्षा होते देखता। रोज उसके पुत्र और पुत्रियों के ऊपर अन्याय होता। इन मजबूरियों ने उसे झकझोर दिया। वह स्वयं की अच्छाइयों का गला और न घोट सका, परंतु फिर भी आवेश को नियंत्रित करते हुए वह फैसला लेने को तैयार हो गया, जो अपने बाप दादाओं के साथ स्वयं को भी स्वीकार नहीं था। वह स्वयं को और नहीं झुका सकता था, इसलिए वह बंटवारे को तैयार हो गया, क्योंकि इस रोज रोज के झगड़े का जो बंटवारा ही इसका एक कारण था। इसलिए तो लाडो यह सब नौटंकी कर रही थी। आखिर बेईमानी की आज ईमानदारी पर जीत होने वाली थी। प्रेम नफरत के हाथों हार स्वीकार करने वाला था। एक विश्वास, एक रिश्ता आज तार तार होने वाला था। उम्मीदों का घड़ा टूटने वाला था। धर्मा ना चाहते हुए भी इस बंटवारे को राजी हो गया था। अपने कलेजे को बांटते हुए उसे बड़ा मोह लग रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह करता भी तो क्या करता। रोज अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जत होते हुए देखना, अपने बच्चों को रोते बिलखते देखना अब उससे सहन नहीं हो पा रहा था। इसलिए ना चाह कर भी वह बंटवारे के लिए राजी हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। अच्छे अच्छे लोगों के लिए तो यह बड़ा ही दुखद समय था, मगर लाडो की तरफ के लोगों के लिए तो यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि बंटवारे का दिन अब जो तय कर दिया था कि किस दिन बंटवारा होना है। पंचायत का दिन तय था, इसलिए आज वह दिन आ चुका था। इसलिए पंचायत हो रही थी और पंच इकट्ठे हुए थे। पंचों ने फैसला शुरू किया। उनके घरों को ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं के भी 2 भाग कर दिए। उन भाई भाई के रिश्तों को बांट दिया गया। घर के कमरे 2 भागों में बांट दिए। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पहले जो दोनों एक साथ रहते थे, उनके बीच अब एक बड़ी सी नफरत वाली दीवार खड़ी हो गई थी। लाडो के सारे सामान को तो उसे पहले ही मिल गया था, जो विवाह के समय वह अपने घर से लाई थी। साथ में घर के बाकी सामान भी बांट दिए गए। यहाँ तक कि घर के चम्मच गिलास उनकी भी गिनती करके बराबर बराबर हिस्सों में दोनों भाइयों के बीच में बांट दिए गए। खेत जमीन सब के 2-2 हिस्से कर दिए। अब बारी थी घर में मौजूद पशुओं की। तो एक बैल धर्म को मिला और एक बैल जय को मिला, और गाय को बेचकर आधा आधा पैसा दोनों भाइयों में बांट दिया गया। ऐसे पंचों ने कहा कि गाय का मोल लगाकर यदि एक भाई दूसरे को दे दे तो गाय उसकी हो सकती है, मगर इतनी अच्छी गाय जिस पर कईयों की नज़र पहले से ही पड़ी हुई थी, इसलिए वक्त ना देते हुए कुछ ही पल में भरी पंचायत में ही उस गाय का सौदा कर दिया गया, और फिर उन पैसों से दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया गया। आज सारे नाते रिश्ते भावनाएं सबके टुकड़े हो गए थे। जो उम्मीद विश्वास दोनों भाइयों के बीच में था, वह सब टूट चुका था और सबका बंटवारा हो चुका था। या यूं कहें, जय के हिस्से में जहां बंटवारे की खुशी आई, वहीं धर्म के हिस्से में बंटवारे का गम आया। वह बेचारा अपने आंसुओं को पी गया, क्योंकि जिस भाई ने पिता बनकर अपने भाई को पाला था, आज वह भाई हृदय के टुकड़े टुकड़े करके अलग हो चुका था। आखिर जख्म कितने देर रुकता है। वक्त तो अच्छे अच्छे जख्मों को भर देता है, बड़े से बड़े गम को भुला देता है, और यही धर्मा के साथ हुआ। आकाश के बादलों ने एक बार फिर मंडराना शुरू किया। मौसम करवट लेने लगा।
पतझड़ का मौसम जाने लगा और खुशियाँ बटोरते हुए, खुशियों के साथ लिए हुए गमों के उड़ते हुए बादल बहने लगे। धर्म और जय को अलग हुए 6 महीने गुजर चुके थे। इन 6 महीने में धर्म अपने अंदर के सारे दुख दर्द को भुला बैठा था। उसे देखकर अब उसका गम जो एक ही झलक में नजर आती थी। वह मस्त दिन भर मस्त रहता, मेहनत करता और अपने बैल को खूब खिला पिलाकर मजबूत करता। खेती की सारी तैयारियां चल रही थी। किसी से एक बैल मांग लाता, अपना खेत जोतता और बदले में भी वह भी अपने बैल को उन्हें दे दिया करता। ऐसा करके उसकी जिंदगी की नाव बड़े मजे से चल रही थी। धर्मू अब अकेले ही पहले से कहीं ज्यादा मेहनत मजदूरी करने लगा था। चंपक और चमेली भी अपने पिता का पूरा साथ देते थे। उनके जीवन की गाड़ी बड़े मजे में चल रही थी और उनका बैल सारे दुखों को समझकर वह भी जी जान से उनका साथ देता और मेहनत करता था। गऊ माता के बिकने का दुख तो धर्म को जरूर था, मगर वह बेचारा करता भी क्या। इसलिए गऊ माता के बिकने पर जो पैसे धर्म को मिले थे, उसने उन पैसों को खेती पर खर्च कर दिया। कहते हैं अपनी मदद जो करता है ईश्वर भी उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए शायद ईश्वर भी धर्मा की मदद कर रहे थे, क्योंकि धर्मा मेहनती और परिश्रमी था और ईमानदार भी था। और इसके ठीक विपरीत जय बड़े मजे से अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता, ना कोई काम करता ना कोई काज करता, दिन भर पत्नी के आगे पीछे चलता रहता। गऊ माता को बेचने के बाद जो पैसे मिले थे, उसे पहले ही लाडो और जय मिलकर अपने ससुराल वालों पर खर्च कर चुके थे। पैसे मिलने के कुछ दिनों बाद लाडो और जय को लेकर अपने मायके आ गई थी। पैसों की गर्मी में लाडो और जय का पूरे 7 दिन तक तो अच्छा मान सम्मान मिला, मगर जैसे ही पैसे खत्म होने को आए, लाडो के परिवार पर इन दोनों का बोझ बढ़ने लगा। शुरू में तो लाडो के घर वाले भी जय और लाडो के पीछे पैसे खर्च करते, मगर मुफ्त की रोटियां खाते खाते इनकी फुटानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे लाडो और जय लाडो के परिवार पर अब बोझ बनने लगे थे। एक रोज बातों बातों में लाडो की माँ ने जैसे कह ही दिया, मेहमान माना अतिथि के आने का दिन नहीं होता, मगर जाने का मुहूर्त तो होता है। मेहमान कहते हैं मेहमान 3 दिन से ज़्यादा अच्छा नहीं होते। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहला दिन पहुना, दूसरे दिन टहूना और तीसरे दिन से कहूना। समझाते हुए लाडो की माँ ने जैसे कह दिया। बातों को समझते हुए जय को देर न लगी और वह लाडो को अपने घर वापस चलने के लिए कहने लगा, मगर अपने पारिवारिक प्रेम और अपने पति का तिरस्कार अपमान भी शायद लाडो को मंजूर था। इसलिए उसने जय को समझाकर कुछ दिन और रहने के लिए जो तैयार कर लिया। मगर सच कोई किसी की फूटी में भला कब तक जो रखता है, कब तक उसका साथ देता है। और आखिर एक रोज लाडो कुछ पैसे के लिए अपनी माँ से लड़ बैठी। जय लाडो को लड़ते देखकर अपनी पत्नी के पक्ष में वह भी अपनी सासू माँ से भिड़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ जय और लाडो को उसकी माँ ने हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, मेरे दरवाजे पर तुम लोग कभी मत आना। दोनों लड़ते झगड़ते अपने घर जो पहुंच गए। घर पहुंचते ही लाडो ने देखा लाली बैल जो बंटवारे में जय को मिला था, वह अपनी रस्सी को दांतों से काटकर काली के साथ मजे से खा रहा था। पैसे लेकर दोनों तो मजे काटने अपने घर चले गए, मगर लाली बैल को तो वे ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं हुई थी। ऐसे तो धर्मा अक्सर शाम को जब काली के लिए खाना लाता था, तो लाल बैल को उदास एक कोने में पड़ा देखता तो उसे उस पर तरस आ जाता। इसलिए थोड़ा खाना वह उसकी नाद में भी मिला दिया करता, जिससे वह भी हंसी खुशी खा लिया करता। चमेली भी रोज अपने हाथों से उन्हें रोटियां खिलाया करती थी। लाली काली को बंटवारे और इस अलगाव का एहसास तो होने लगा था। लाली बैल अक्सर काली से कहता,
भाई, आजकल मालिक तुम्हें दोनों समय भोजन देते हैं, जबकि मुझे एक ही समय। मैं स्वस्थ हूँ, फिर भी मालिक तुम्हें काम पर ले जाते हैं, मगर मुझे नहीं, क्यों? काली बैल बोला, अरे भाई, हमारे मालिक अब बट गए हैं। पुराने मालिक ने मुझे रख लिया और उनके भाई के पास तुम चले गए हो, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। काली बैल कहने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ दुष्ट के पल्ले मैं पड़ गया। क्या प्रभु मुझसे कोई गलती हुई? आकाश की ओर देखते हुए लाली बैल ने काली से कहा, फिर नाद में मुंह लगाकर खाने लगा। तभी काली बैल बोला, एक बात तो है भाई, पुराने मालिक जैसा शायद ही कोई मालिक मिलेगा। वह तो बात ठीक है, मगर उनका भाई भी बुरा नहीं है। बुरी तो उसकी पत्नी है, वही तो चुड़ैल है। जब से आई है केवल अशुभ और बुरा ही कर रही है। कलंकनी कहीं की काल, जो लाली बैल कहने लगा। उनकी इन बातों को सुनकर दोनों बैल खिलखिलाकर हंसने लगे, फिर खाने लगे। लाडो ने जब लाली बैल को काली के साथ मजे से खाता देखा तो वह अंदर से आग बबूला हो गई और अपने घर का सारा क्रोध वहीं जाया करते हुए जय को बोली, देख रहे हो ना अपने भाई का जादू, यह बैल तक हमारा नहीं है। देखो रस्सी को तोड़कर उनकी नांद में मुंह डालकर मजे से खा रहा है। जय नांद की ओर देखने लगा। वह गुस्से से आग बबूला पहले ही था, मगर लाडो की बातों को सुनकर वह लाली बैल पर और गुस्सा होने लगा और गुस्सा करते हुए उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में उठा लिया और फिर लाली बैल की तरफ बढ़ा। लाली बैल हड़बड़ा गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर तब तक जय ने उसकी रस्सी को पकड़ लिया और उसे खूंटे से बांधकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया और लाठी से उसे बहुत मारा। बेचारा लाली बैल मार खाकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह दर्द से करहाने लगा। फिर जय उसे वहीं छोड़कर लाडो के लिए लेकर अपने घर में अंदर चला गया। उधर लाली दर्द से करहा रहा था और रो रहा था, और उसकी यह दशा देखकर काली ने भी अब खाना छोड़ दिया और उसे देखकर रोने लगा। बाद में जब चमेली ने देखा नांद भरा पड़ा है, काली रो रहा है और लाली दूर बंधा रो रहा है, तो वह सारा माजरा अपने पापा धर्मा से जाकर कहने लगी। यह सब सुनकर धर्मा खून के घूंट पी गया और गुस्से में बोला, भाई की तो मति मारी गई है, जो एक निर्दोष बेजुबान लाचार पशु को इतनी बेरहमी से उसने मारा है। फिर धर्मा अपनी पत्नी से बोला, लीला एक काम करो, थोड़ा सा दूध डालकर जो हल्दी डालकर गरम कर दो और लाली बैल को पिला देना। धर्मा की पत्नी बोली, पागल हो गए हो? उसके लिए जय की पत्नी फिर एक ड्रामा कर देगी, इसलिए आप रहने दीजिए, मैं चुपके से चंपक से भिजवा दूंगी। कहते हुए वह अपने काम में लग गई। धर्मा भी अब चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया और माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। इधर लीला चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। रोटियां पकाते पकाते उसने चंपक को आवाज लगाई, बेटा चंपक, जरा इधर तो आना। चंपक कहने लगा, माँ बोलो क्या बात है? बेटा चंपक, ये रोटियां जरा काली को खिला देना। कहते हुए उसने रोटी चंपक के हाथों में पकड़ा दी। चंपक हाथों में रोटी लिए हंसते खेलते हुए घर से बाहर निकला और काली के पास जाकर उसे खिलाने की कोशिश करने लगा, मगर काली रोटियों को सूंघता और फिर एक नज़र लाली बैल की तरफ देखने लगता, फिर रोने लगता। चंपक उसके माथे को सहलाते हुए बोला, खा लो काली, खा लो, माँ ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी भिजवाई है। मगर काली लगातार लाली बैल की ओर देखे जा रहा था और रोए हुए जा रहा था। फिर वह अपनी जीभ से चंपक को चाटने लगा, जैसे कह रहा हो कि मुझे नहीं, ये रोटी मेरे भाई लाली को खिला दो। बेचारा बहुत भूखा है और आज उसे मार भी बहुत लगी है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा। काफी देर चंपक काली को रोटी खिलाने का प्रयास करता रहा, मगर काली मुंह फेर जब भी वह रोटी खिलाता तो काली मुंह फेर लेता।
तभी चंपक ने लाली की ओर देखा, जो लगातार मायूसी भरी नजरों से चंपक को देख रहा था और दर्द से कराह रहा था, जैसे वह चंपक से कह रहा हो कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। चंपक ने चुराती हुई नजरों से इधर उधर देखा। अभी उसके चाचा चाची कोई उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। वह चुपके से दौड़ते हुए काली बैल के पास पहुंच गया और उसे रोटियां खिलाने लगा, मगर काली उस रोटियों को खाने के बजाय चंपक को चाटने और चूमने लगा और लगातार अपने आंखों से आंसू बहाने लगा। वह रो रहा था। चंपक को उस पर बड़ी दया आई। वह उसके माथे को सहलाने लगा और बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो लाली, मैं पापा से बात करूंगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और मत डरो। लो, माँ ने रोटियां दी हैं, खा लो। कहते हुए चंपक उसे रोटियां खिलाने लगा। इतने प्यार भरे शब्दों को सुनकर लाली से रहा ना गया। वह रोते हुए आंसू बहाते हुए चंपक के हाथों को चाटते हुए रोटियां खाने लगा। यह देखकर चंपक के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। साथ में काली भी अब हल्की मुस्कुरान जो उसके चेहरे पर आ गई, मगर लाली अपने दर्द से कराहते हुए लगातार रोता जा रहा था। रोटियां खिलाने के बाद चंपक दौड़कर अपने घर आया और अपने पापा से बोला, पापा कुछ कीजिए, आज लाली बैल बहुत रो रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, चाचा ने कितनी बुरी तरीके से उसे मारा है, कुछ तो कीजिए पापा, कुछ कीजिए। कहते हुए वह अपने पापा का हाथ पकड़कर हिलाने लगा। धर्मा ने अपने माथे पर से हाथ हटाया और बोला, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि मैंने कुछ किया भी तो तेरा चाचा उस लाली बैल को और मारेगा और यह मैं देख नहीं सकता। कहते हुए धर्मा रोने लगा। रोते हुए अपनी पत्नी लीला से बोला, चंपक जब 1 साल का था, जब मैं लाली और काली को अपने साथ लेकर इस घर में आया था, उन दोनों को हमेशा अपने बच्चे की तरह मैंने पाला और उनकी सेवा की। उन्होंने भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की। मुझसे ज़्यादा मेरे खेतों को जोतने की चिंता तो मेरे इन दोनों बैलों को रहती थी। बेचारे सुबह सुबह ही आवाज़ देने लगते थे, जैसे कह रहे हों, चलो खेत जोतने का समय हो गया है। जहाँ सारे बैल कुछ जोत कर ही थक जाया करते थे, वहीं मेरे दोनों लाली और काली बैल जब तक पूरा खेत ना जुत जाए पानी तक नहीं पीते थे। इतने ईमानदार और मेहनती मेरे दोनों बैल, यह मेरे दोनों बैल मेरे बच्चों से कम नहीं थे, मगर आज समय और परिस्थिति ने मेरे दोनों बच्चों को अलग कर दिया। आज जय ने सिर्फ लाली को नहीं मारा, बल्कि उसने मेरे बच्चे को मारा है। मन तो कर रहा है मैं जय को घर से खींचकर उसमें 2 चांटे लगा दूं, मगर मजबूरियां यहाँ भी हाथ बांध देती हैं, क्या करूं। कहते हुए धर्मा जोर जोर से रोने लगा। धर्मा को रोते देखकर लीला रोटियां बनाना छोड़कर उठी और धर्मा के आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूँ जी, दोनों बैल सिर्फ बैल नहीं, हमारे परिवार के हिस्से थे, हमारे बच्चे जैसे थे, मगर समय के आगे किसका जोर चलता है और हम भी क्या कर सकते हैं। आप रोना बंद कर दीजिए, मैं अभी दूध और हल्दी बनाकर लाली बैल के लिए भिजवाती हूँ। कहते हुए वह एक बाल्टी में दूध और पानी और हल्दी मिलाने लगी। सबको मिला देने के बाद लीला ने धर्मा से कहा, अजी सुनते हो, दूध और हल्दी मैंने तैयार कर दी है, जाइए चुपके से लाली बैल को पिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा लेकिन कहीं जय और उसकी पत्नी देख ना लें, नहीं तो एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा और हमारे झगड़े की सजा बेचारे उन बेजुबानों को मिलेगी। कहते हुए उसने चारपाई के सामने उस दूध हल्दी से भरी बाल्टी को रख दिया। धर्मा चारपाई से उठा, अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह बाल्टी लिए बाहर की ओर निकलने लगा। उसने देखा जय के घर के दरवाजे बंद हैं। वह चुपके से बाल्टी को उठाकर लाली बैल के पास ले जाकर रखाया। लाली ने जैसे ही धर्मा को देखा, वह अपने दर्द को भूलते हुए उठकर खड़ा हो गया। अपने सिर को धर्मा के पांव के पास रखकर जीभ से धर्मा के पांवों को चाटने लगा, जैसे वह धर्मा को प्रणाम कर रहा हो और
धर्मा को भी यह बात समझते देर नहीं लगी। वह उसके माथे को सहलाते हुए बोला, तू चिंता ना कर मेरे बच्चे, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोच लूँगा, और तब तक तू यह हल्दी वाला दूध पी ले और अपने दर्द से निजात पा ले। कहते हुए लाली बैल के माथे को धर्मा सहलाने लगा। इस प्यार भरे शब्द और इस प्यार भरे हाथ को देखते हुए लाली बैल खुशी खुशी दूध पीने लग गया। यह देखकर काली भी अब खड़ा हो चुका था और बहुत खुश था। वह बार बार अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाते हुए धर्मा को जैसे अभिवादन कर रहा हो। धर्मा भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा भाई आज तकलीफ में है, इसलिए तुझे भी तकलीफ हो रही है, मगर तू चिंता बिल्कुल ना कर। तुम मेरे बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चों की तकलीफ कभी भी सहन नहीं कर सकता, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं अभी तक खामोश हूँ, मगर कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूँगा। मेरे बच्चों, तब तक के लिए तुम अच्छे से रहो और बिल्कुल भी चिंता मत करो। दोनों बैल अब हंसी खुशी जो खड़े हुए थे। लाली हल्दी और दूध पूरी तरह से पी चुका था। धर्मा जल्दी से बाल्टी लिए काली के पास पहुंच गया और उसे सहलाते हुए बोला, खा ले मेरे बच्चे, खा ले, भूखा रहकर क्या करेगा, क्या होगा भूखे रहकर। तेरा देख, तेरा भाई दूध पी रहा है, अब जल्दी से वह भी ठीक हो जाएगा और उसे भी दर्द से निजात मिल जाएगी। चिंता न कर, कहते हुए काली बैल के माथे को सहलाने लगा। काली और लाली बैल लगातार अपने सिर को ऊपर नीचे करते हुए धर्मा का अभिवादन किए जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और अपने तरीके से उन्हें प्रणाम किए जा रहे थे। धर्मा फिर काली के माथे को सहलाते हुए खाली बाल्टी लिए अपने घर में आ गया, क्योंकि हल्दी और दूध जो उसने बैल को पिला दिया था। तब लीला ने पूछा, क्यों जी, हल्दी और दूध पिला दिया लाली बैल को? तब उसने कहा, हाँ चंपक की माँ, पिला दिया। बेचारा दर्द से करहा रहा था, बहुत ही दुखी था, मुझसे तो उसका दुख देखा ही नहीं जाता, क्या करूं, धर्मा कहने लगा। तब लीला ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब आप ये सब चिंता छोड़िए और लीजिए, रोटियां खा लीजिए। कहते हुए उसने थाली में सजाई हुई रोटी और सब्जी धर्मा की तरफ बढ़ा दी। धर्मा भी धीरे धीरे रोटियां तोड़ते हुए खाने लगा और बोलने लगा, जैसे मेरे लिए चंपक और चमेली हैं, वैसे ही मेरे लिए लाली और काली भी हैं। मेरे बच्चों की तरह ही मैंने अपने बैलों को बहुत प्यार किया है। उधर जय और लाडो के सारे पैसे तो अपने ससुराल वालों पर खर्च हो चुके थे। अब तो घर में पैसे की कुछ भी पैसे नहीं थे, बहुत तंगी आ गई, जिससे घर चल सकता था। घर में बचे कुचे अनाज से 2-4 दिन और कट गए, मगर अब स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। ना तो राशन था घर में और ना ही पैसे बचे थे। इसलिए अब लाडो रोज रोज जैसे लड़ाई झगड़े करने लगी और उसको बोलती, कितने अच्छे से हम लोग अपने घर पर रह रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मेरी माँ से लड़ाई करने की? आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। चिल्लाते हुए लाडो जय पर चिल्ला रही थी। वाह, जय ने कहा, एक तो मैंने तुम्हारे पक्ष में मैं लड़ा और ऊपर से मुझे ही दोषी बता रही हो और मुझ पर ही चिल्ला रही हो। लाडो से जय कहने लगा। तो लाडो ने कहा, किसने कहा था तुम्हें मेरे पक्ष में लड़ने के लिए? अरे वह मेरी माँ थी, मुझे जो चाहे कह लेती, मगर तुम्हें तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। ना तुम बीच में पड़ते और ना मुझे यहाँ आना पड़ता। कितने मजे में जिंदगी कट रही थी, ना खाना बनाने की चिंता, ना काम काज की चिंता, ना बर्तन मांजने की चिंता। अब लो फिर यहाँ आकर वही दिन शुरू हो गए और अब तो स्थिति ये हो गई है, घर में खाने का अनाज तक भी नहीं है। कहाँ से आएगा घर में खाना? चिल्लाते हुए लाडो कह रही थी। मैंने कहा था ना, अपने घर चलो और पैसे खर्च करो। अरे जो पैसे मिले थे उन पैसों से खेती मजदूरी करते तो अनाज की कमी नहीं होती और घर भी भरा रहता। गुस्सा
जय जो गुस्से में चिल्लाने लगा, जाओ करो ना खेती और मंजूरी, किसने रोक रखा है? खुद तो आलसी हो, करना जानते नहीं और ऊपर से मुझे समझा रहे हो। खेती मंजूरी का काम, जाओ कल से खेत जोतो, अनाज उगाओ, मैंने कब रोका है? लाडू भी जैसे बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे अब तो पैसे भी नहीं है, खेती मजबूरी करने के लिए भी खेती मजदूरी करने के लिए भी बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी होती है, खेत जोतने होते हैं तभी तो अनाज उगाया जाता है। वाह, तो इसका मतलब है कि जब तक आपकी खेती मजूरी ना हो जाए तब तक घर में अनाज नहीं आएगा, तब तक क्या हम भूखे मरेंगे? जाओ कोई भी व्यवस्था करो राशन पानी का। लाडो जो जैसे कह रही थी और चिल्ला रही थी। जय ने कहा, मैं क्या व्यवस्था करूं, समझ में नहीं आ रहा। किसी से पैसे भी उधार मांगू तो क्या पता कोई देगा भी कि नहीं। एक तो भैया ही थे जिनसे कभी भी कुछ मांगो तो बेचारे ना नहीं करते थे, मगर अब तो स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब उनसे भी कुछ मांग नहीं सकते। जय ने फिर लाडो से कहा, तो रहने दो जी, जैसे तुम्हारे भैया जैसा ही कोई नहीं है, मौका नहीं मिला, लगे भाई का बखान करने। भाई नहीं कसाई है वो, कसाई। और दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा बढ़ता जा रहा था। रुको, अब लगता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। फिर सोचते हुए लाडो बोली, एक काम करो जी, यह जो अपना बैल है ना, इसे भाड़े पर लगा दो, किसी बैलगाड़ी वाले को ढूंढो या किसी खेत जोतने वाले को पकड़ो और रोज उससे काम पर भेजो। इससे दो पैसे आने लगेंगे और हमारा काम भी चलने लगेगा। लाडो अपने पति को समझाने लगी, तुम ठीक कहती हो लाडो, आखिर यह बैल किस दिन काम आएगा? अभी से ही मैं इसे काम पर भेजता हूँ और चार पैसे का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए घर से निकल गया। सुबह के 8 बज रहे थे। जय भाड़े के लिए आदमी ढूंढने लगा। वह गांव के लोगों से मिला और सबने अपने बैल भाड़े में देने की बात करता। सबसे कहता कि मेरे बैल को भाड़े पर ले लो। धर्मा सुबह सुबह ही काली की नांद में सानी पानी मिला रहा था और मौका देखकर उसने थोड़ा सा दाना पानी वहां पास में बंधे हुए लाली बैल के भी डाल दिया। दोनों बैल एक दूसरे का चेहरा देखते फिर धर्मा का चेहरा देखते हुए खाने लगे। लाली बैल जानता था कि यदि जय या लाडो ने उसे यह खाते देख लिया तो उसे फिर मार पड़ेगी, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसे खा रहा था और इधर काली नान में मुंह लगाए खाए जा रहा था और मन ही मन बोल रहा था कि जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया था जो मुझे एक पिता जैसा मालिक मिला। हे प्रभु, मेरे मालिक को हमेशा अच्छा रखना, कहते हुए लगातार अपना खाना खा रहा था। देखते ही देखते गांव के हरी काका जय के बैल को भाड़े पर